बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के अंदर हम ये करते हैं कि अगर हमारी जो हार्ड डिस्क है या हमारी कोई यूएसबी है जहाँ पे हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उसमें से अननेसेसरी फाइल्स को हम डिलीट करते हैं। इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी जो स्टोरेज स्पेस है इसका हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकें। अब कौन कौन सी फाइल्स को हम डिलीट करते हैं, तो जो इंटरनेट से जब हम फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं। इसी तरह अगर हमने फाइल्स को डिलीट किया हुआ है तो वो रिसाइकल बिन के अंदर पड़ी होती हैं। अगर हमने कोई प्रोग्राम डाउनलोड किए हैं उसके बाद उनकी इंस्टॉलेशन कर ली है, इनकी भी हमें जो है वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करता है तो उसके अंदर स्वैप फाइल्स को जनरेट करता है, तो इन स्वैप फाइल को भी ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। तो डिस्क क्लीनअप के अंदर जितना भी अननेसेसरी डाटा है जो हमारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर डिस्क क्लीनअप ये जो यूटिलिटी है ये इंक्लूडेड होती है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है जिसके थ्रू हम जो है इस फंक्शन को रन करके अपने डिस्क को क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि डिस्क डीफ्रैगमेंट है कि डिस्क जब हम यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम स्टोर करते हैं। उससे ये होता है कि शुरू में अगर हमने कोई वर्ड फाइल बनाई है तो बाद में उसको एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जब हम अपनी फ़ाइल्स को एडिट करते हैं तो उससे उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू के अंदर जब हमने फ़ाइल स्टोर की तो इसका साइज़ 1 KB था। इसके बाद हमने इसको एडिट किया, तो एडिट करने के अंदर हमने इसके अंदर डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो इंक्लूड किए या टेक्स्ट वगैरह हमने लिखा। अब इससे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ जो है वो 5 KB हो गया। अब चूँकि ये डाटा जो है हमारा ये हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होना होता है, उसमें ये होता है कि हार्ड डिस्क के ऊपर जो फर्स्ट फाइल थी अगर हमने 1 KB स्टोर की हुई है, इसके बाद कोई और फाइल हमने स्टोर कर दी थी। अब जब हम इसका जो 1 KB साइज़ है इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे तो इससे नेक्स्ट कोई और फाइल जो है वो स्टोर हुई है। अब होगा ये कि जो हमारा 4 KB डाटा था, एडिशनल डाटा था, वो एक और जगह के ऊपर हमारे पास स्टोर हो जाएगा। अब हमारी एक ही जो फाइल है वो 2 जगहों के ऊपर सेव हो गई है कि उसका जो इनिशियल पार्ट था वो एक जगह पे सेव है, फिर हमने एडिट किया, जब उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ तो बाकी का पार्ट दूसरी जगह के ऊपर जो है वो स्टोर हो गया। अब फिर अगर हमने इसकी एडिटिंग की तो हो सकता है कि जब नया जो फाइल है फाइल साइज़ चेंज हो और उससे हमारा जो है डाटा किसी और जगह के ऊपर भी सेव हो जाए। अब एक ही फाइल जब डिफरेंट जगहों के ऊपर स्टोर होती है तो इसको हम कहते हैं कि डिस्क हमारी फ्रेगमेंट हो गई है, कि एक फ़ाइल के डिफरेंट जो पोर्शंस हैं या हिस्से हैं वो डिफरेंट जगहों के ऊपर स्टोर हो गए हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम डिस्क को डीफ्रैगमेंट करते हैं कि एक फ़ाइल से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो एक ही जगह के ऊपर आ जाए। इससे हमें 2 बेनिफिट होंगे, एक तो हमारी जो स्पेस है ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाएगी इसकी, और दूसरा ये है कि हमारे जो फाइल्स हैं वो एक ही जगह के ऊपर पड़ी होंगी। इससे हमारा रीड राइट जो टाइम है वो भी जो है वो जल्दी हम इसको रीड और राइट कर सकते हैं। तो फाइल्स को एक जगह के ऊपर लेके आना कि रिलेटेड एक फ़ाइल का जो डाटा है वो सिर्फ एक जगह के ऊपर पड़ा हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये डीफ्रैगमेंट हम कर रहे हैं। अब जब हमारी जो डिस्क है फ्रैगमेंट होती है, मेन एक फ़ाइल के डिफरेंट हिस्से डिफरेंट जगहों के ऊपर पड़े होते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने को डीफ्रैगमेंट कहते हैं। और इसके लिए जो हम एक यूटिलिटी प्रोग्राम है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, इसको हम रन करते हैं और इससे फाइल्स एक ही जगह के ऊपर स्टोर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी यूटिलिटी है दैट इज़ अ फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन के अंदर ये करते हैं कि जब हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तो इसमें से कुछ डाटा ऐसा होता है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। डाटा हमने कंप्रेस इसलिए करना है ताकि हम अपनी जो स्पेस है इसको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकें। तो फाइल के साइज़ को रिड्यूस करना इसको हम कहते हैं फ़ाइल की कंप्रेशन है। अब इसके लिए हमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे कि जब हमने अपनी फ़ाइल को सेव करना है उस केस के अंदर हमें फ़ाइल को कंप्रेस करना पड़ेगा, और जो ही हमने फ़ाइल को रीड करना होगा उस केस के अंदर हम इसको डीकम्प्रेस करेंगे कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। अब इसके लिए डिफरेंट तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं जो हमारी फ़ाइल के साइज़ को जो है वो कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस फाइल को हम कहते हैं कि ये जिप्ड फाइल भी हैं, इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो चुका है। अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के WinRAR और डिफरेंट यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपनी जो फाइल साइज़ हैं इनको रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिड्यूस करने से एक तो ये होता है कि हम रिड्यूस करने के बाद इन फाइल्स को अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लें, और दूसरी हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि इन फाइल्स को हम जो है वो ईमेल कर सकें या किसी जगह के ऊपर इंटरनेट के ऊपर हमने अपलोड करना है, उस केस के अंदर भी हमारी फ़ाइल जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जब हम इन फाइल को दूसरे एंड के ऊपर रिसीव करते हैं या हम इसको डाउनलोड करते हैं फ्रॉम द इंटरनेट,
उसके बाद हमें दोबारा से सॉफ्टवेयर को रन करके इसको डीकम्प्रेस करना पड़ता है कि सेंडर एंड के ऊपर हमने इसको कंप्रेस करना है, या जब हमने अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है उस केस के अंदर इसको हम कंप्रेस करेंगे। जो ही हम सेकेंड एंड के ऊपर इसको डाउनलोड करेंगे या हम नेटवर्क के ऊपर इसको जो है वो रिसीव करते हैं थ्रू ईमेल या किसी और मीडियम के थ्रू, तो हम इसको दोबारा से डीकम्प्रेस करते हैं ताकि ओरिजिनल जो फॉर्म है इसकी उसको हम अपने पास ले आएँ। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये अनजिपिंग भी है, कि जब हमने सेंड की थी तो उस फाइल को हमने जिप कर लिया और जब रिसीवर एंड के ऊपर रिसीव होगी तो इसको हम अनजिप करेंगे। तो इसके लिए डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं कि विनजिप है, पीके जिप है, इसी तरह पीके अनजिप जो है, विनरॉर है, डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपने फाइल साइज़ को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको हमने डायग्नोज करना होता है। तो डायग्नोज करने के लिए भी हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, सबसे पहले इसको ट्रेस आउट करना, इसके बाद सजेस्ट करना कि इन प्रॉब्लम्स को हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, मीन इनको हम ठीक कैसे करेंगे। इसके बाद हमारे पास है कि जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट फाइल्स को सेव करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये जो फाइल सेव हुई हैं ये हमारा डाटा लॉस ना हो। इन केस ऑफ लॉस हम ये करते हैं कि अपने डाटा का एक बैकअप बना देते हैं। बैकअप बनाने से हमारा डाटा जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा जगहों के ऊपर सेव हो जाता है। अगर हमारा ओरिजिनल जो डाटा है या हार्ड डिस्क है किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो हम बैकअप से इसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिलेक्टेड फाइल्स को, फोल्डर को या पूरी डिस्क को, जिस चीज़ को हम कहेंगे उसको जो है वो कॉपी कर लेगा, इसकी एडिशनल एक कॉपी बन जाएगी। ये जो कॉपी है ये हार्ड डिस्क के अंदर हो सकती है, हम किसी सीडी या डीवीडी डिस्क के अंदर कर सकते हैं, इसी तरह यूएसबी के अंदर हो सकती है, या ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसने जब फाइल्स को सेव करना है इसके थ्रू तो उसने इन फाइल्स को कंप्रेस कर लेना है ताकि हमारे पास जो है वो थोड़ी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर सके, और जो ही जब हमने इसको बैकअप को रीस्टोर करना है तो रीस्टोर के अंदर हम जो है इसकी ओरिजिनल जो फाइल है उसको रिकवर कर लेते हैं। अब जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा है ये गुड प्रैक्टिस है कि उसको जब भी हम अपने पास स्टोर करें तो उस डाटे को हम कंप्रेस कर लें। अब ये जो बैकअप डाटा है इसको हम जनरली हम ये करते हैं कि डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो हम स्टोर कर लेते हैं कि अगर हमारा डाटा जो है वो लॉस होता है या कोई हमारा डाटा जो है ये थेफ्ट हो सकता है, तो इस केस के अंदर भी हम ओरिजिनल डाटे को रिकवर कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके थ्रू हम बैकअप ले सकते हैं और अपने बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसकी कैटेगरी के अंदर लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर ये करते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है जब हम इसके साथ कोई एडिशनल डिवाइस अटैच करते हैं तो उस डिवाइस की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना ताकि कंप्यूटर सिस्टम इसको अंडरस्टैंड कर सके, और अगर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कोई डिवाइस को कमांड देता है तो वो जो डिवाइस है उसकी कमांड को अंडरस्टैंड कर सके, इसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स यूज़ किए जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर का बेसिकली काम ये है कि लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना कि जो कंप्यूटर सिस्टम है इसकी लैंग्वेज जो है वो डिवाइस समझ सके और डिवाइस की लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। हर डिवाइस की एक अपनी लैंग्वेज है, जो ही हम उसको अटैच करते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली एक ट्रांसलेटर का रोल प्ले करता है कि जब हमारी जो इनपुट कोई आ रही है फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस तो उसको ट्रांसलेट करे ताकि कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड कर सके, और अगर हमारी को आउटपुट है तो उसके लिए भी डिवाइस ड्राइवर ये करते हैं कि उस डिवाइस की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि वो जो डिवाइस है वो एफिशिएंट जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। अगर हमने डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो वो जो डिवाइस है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर नहीं चलेगी। अब इसके लिए भी 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ये हो सकता है कि ऐसे डिवाइस ड्राइवर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ पहले से आते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है कि ऐसी डिवाइसेस जिनको जो ही हम लगाएं तो अपना डिवाइसेस खुद से इंस्टॉल कर लें, उनको हम प्लग एंड प्ले करते हैं। और तीसरी हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लें या किसी सीडीज़ के थ्रू हम इनको इंस्टॉल कर लें। तो जो भी डिवाइस है उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। डिवाइस ड्राइवर के बगैर हमारी जो डिवाइस है ये काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, स्कैनर या इस तरह की कोई भी डिवाइस अगर हम या हमारा जो कैमरा है या सेल फ़ोन है इसको अटैच करते हैं तो इसमें से जो डाटा है वो रीड नहीं हो सकता जब तक हमारे पास डिवाइस ड्राइवर जो है ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो हमने ये करना है कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उस डिवाइस के ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेना है। अब इस डिवाइस ड्राइवर के इंस्टॉल करने से वो जो डिवाइस है वो कंप्यूटर के साथ जो है वो काम करना शुरू कर देती है।
अब डिवाइस ड्राइवर जो है इनको बिल्ड कौन करता है, तो जो भी डिवाइस का मैन्युफैक्चरर होता है वो डिवाइस ड्राइवर को बिल्ड करेगा। हमारे पास जो कीबोर्ड है, माउस है, इसी तरह यूएसबीज़ हैं, इनके जो ड्राइवर हैं ये ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मीन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ही पार्ट होते हैं, हमें ये एडिशनल इंस्टॉलेशन की नहीं करनी पड़ती। कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जैसे ब्लूटूथ वगैरह है, इनको जो ही हम लगाते हैं तो ये प्लग एंड प्ले होती हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेती हैं। तो कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं, उनको हम कहते हैं ये बिल्ट इन है। सेकंड कैटेगरी ऐसी है जिसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले है, और थर्ड कैटेगरी हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स की ऐसी है जिनको हमें खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है, या तो हम इनको डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द इंटरनेट या सीडीज़ के अंदर से इसको कॉपी करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे।